नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, 8th स्टँडर्ड इंग्लिश मीडियम. आपण 5th लेसन घेतोय. घाटात घाट वरंदा घाट. मीन्स घाट आप लोगों को पता है, जैसे कि जहाँ पे अप एंड डाउन, डाउन तो बाद में होता है, मगर अप जाते जाते घाट पे चढ़ते, घाट चढ़े हमने, तो वहाँ का जो एक घाट है उसका नाम है वरंधा. व र पे पॉइंट, धा और घाट. लेखक है महेश तेंडुलकर. भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतलेले आहे आणि पाठ का नाम है घाटात घाट वरंदा घाट. कौन से बुक से लिया है? भटकंती अनलिमिटेड. घाटात घाट वरंदा घाट या पाठाचे लेखक महेश तेंडुलकर आहेत. महेश तेंडुलकर यांचा घाटात घाट वरंदा घाट हा पाठ आहे. या पाठात सह्याद्रीमधील वरंधा घाट, घाटाची वैशिष्ट्ये व तेथे घेतलेले अनुभव, जो एक्सपीरियंस आए सब उनके फ्रेंड सर्कल और लेखक, ते त्यांचे अनुभव लेखकांनी मांडलेले आहेत. अभी ये सह्याद्री जो है वो कहाँ तक होगा आपको पता होगा. बहुत सारे सातार साइड हैं. तो अजिंक्य तारा वगैरह जो नाम है ना, आप लोगों ने सुना है. तो ये सब कौन सा है? ये है सह्याद्री. अभी इसमें फर्स्ट प्यारा हम लेते हैं. ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात. अभी आप लोग बोलोगे ये कौन सा मंथ है? जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, ये मराठी है ना. वैसे जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह ये मराठी महीना है. पेज नंबर 13 का प्यारा हमने लिया है. ज्येष्ठ महीना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात, यानी बारिश आएगी ऐसे पता चलता है. बाद में लास्ट लाइन है, असं बरंच काही अनुभवायचं असेल तर वरंदा घाट गाठलाच पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उन्हें ये घाट, यानी कोकण साइड में जो जाते हैं तो घाट से ही जाना पड़ता है. बहुत सारे बच्चों ने गोवा जाने के लिए देखा होगा, तो अंबोली घाट है, राधानगरी घाट है जो कोल्हापुर तक आता है. तो ऐसे बहुत सारा एक्सपीरियंस आप बच्चों ने किया होगा. अभी क्वेश्चन आया है काय ते सांगा. पावसाचे वेध सांगणारा महिना ज्येष्ठ महिना. ये सेकंड क्वेश्चन है. पहिल्या पावसाच्या सरीची वार्ता पसर, यानी फर्स्ट जो बारिश आती है उसकी न्यूज़ स्प्रेड. तो कौन? जैसे आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब बारिश आती है धूपकाले के बाद, तब ऐसा मिट्टी का सुगंध हर तरफ फैला हुआ होता है. तो पहिल्या पावसाच्या सरीची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध. बरेच अनुभवायचे असलेला घाट वरंधा घाट, यानी एक्सपीरियंस यदि ज़्यादा चाहिए तो कहाँ पे जाना? वरंधा घाट. वन लाइन सेंटेंस. ज्येष्ठ महिन्यात कशाचे वेध लागतात? ज्येष्ठ महिन्यात पावसाचे वेध लागतात. देखो ये वन लाइन सेंटेंस है. काय ते मध्ये बघा, का पावसाचे वेध सांगणारा महीना ज्येष्ठ महीना. यानी आप लोगों ने ध्यान रखो आप लोग कि वन लाइन सेंटेंस में ही फिलअप आएगा. वन लाइन सेंटेंस में ही काय ते सांगा, ये जो क्वेश्चन है इस हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो बिल्कुल डिस्टर्ब ना होते हुए, प्यारा तो आपके सामने होता ही है, तो कौन से तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और थोड़ा सा रीड करके ध्यान में लेके आंसर लिखना है. और फर्स्ट वन, आंसर लिखते समय अपने सामने जो पैसेज है उसके ही वर्ड्स सेम टू सेम लिखो, ताकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगे. मातीचा सुगंध काय करतो? पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता पसरवतो, म्हणजे सुगंध पसरवतो. बालपणी म्हटले जाणारे गाणे
ये ग सरी माझे मडके भरी. आप लोग ने भी गाए होगे. कारण लिहा, आई वडिलांकडून पोटभर मार मिळत असे. बेदम मार. आई यानी इतना सारा मारते होंगे मम्मी और डैडी? नहीं, मगर आप लोगों को उस समय ऐसा लगता है बहुत सारा मार दिया हम लोगों को. अभी आई वडिलांकडून पोटभर मार मिळत असे, कुछ वजह तो होनी चाहिए. तो कौन सी वजह थी? कारण पावसाचे गाणे म्हणत पावसात चिंब चिंब भिजत असत तेव्हा. अच्छे के लिए मारते होगे ना, खांसी बुखार ना आने इसलिए. लेखक पुन्हा पावसाची वाट पाहत, कारण आजोबांकडून शिकलेल्या कागदी होड्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी. आकृतीबंध बघा. मोठे झाल्यावर येणारे अनुभव. अनुभव के जगह पे आपको प्रत्यय ये वर्ड्स भी लिखा होगा, तो दोनों मैंने दिए हुए हैं. तो फर्स्ट वन है, इंद्रधनुष्यात मिळणाऱ्या रंगाचे अर्थ कळू लागतात. अर्थ कळू लागतो. रेनबो, हुरहुर, तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय. नहीं, मुझे जाना है, मुझे ऐसा करना है, मगर घर में मम्मी डैडी बिल्कुल जाना नहीं. यानी कि वहाँ तक जाने की जो इच्छा है उसका अनुभव प्रत्यय. पावसाळ्यात ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात. मीन्स हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया था, हमें वहाँ जाना है, एक बार तो जाना ही पड़ेगा. यानी मोठे झाल्यावर येणार. आप बड़े हो गए हो तब अरे हम बचपन में ऐसा ऐसा करते थे, ये यादें आपको सताती है जब आप बड़े हो जाते हो. अभी यही प्यारा के व्याकरण कृति हम लोग देखते हैं. फर्स्ट है अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी शब्द. अभी सुगंध, अपोजिट आएगा दुर्गंध. बालपणी, मोठेपणी. बडा, छोटा बडा. वाक्प्रचाराच्या जोड्या, फ्रेम सेंटेन्स. वेध लागणे, पोटभर मार खाणे, प्रत्यय येणे, आतुरतेने वाट बघणे. ये है ए में. बी में देखो, अनुभव येणे, उत्सुकतेने वाट बघणे, अंदाज येणे, भरपूर मार खाणे. अभी आंसर देखो. वेध लागणे, अंदाज येणे. टू फॉसी. पोटभर मार खाणे, भरपूर मार खाणे. मीन्स सेकेंड का है ख. टू गेट बिटन अप. प्रत्यय येणे, अनुभव येणे, टू एक्सपीरियंस. अभी बी में जो है तो आप लोग खाली ऐसे लाइन करते मत लिखना. क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा, इसके सामने इसका आंसर आना ही है. प्रत्यय येणे, अनुभव येणे, टू एक्सपीरियंस. आतुरतेने वाट पाहणे, उत्सुकतेने वाट बघणे. मीन्स टू अवेट इगरली. वाक्यातील विरामचिन्हे ओळखून त्यांची. देखो ये विराम चिन्ह है, जो पॉइंट्स है, फुल स्टॉप हो या इन्वर्टेड हो, तो इस तरह का आपको मराठी में लिखना है. सही में तो इसको मार्क्स होते हैं, मगर हम लोग ए उसे क्या कहते हैं तो ध्यान में रखो. गतकाळातले ते क्षण, यहाँ पे ये साइड में दिया है अवतरण और ये साइड में दिया है. पुन्हा जिवंत होतात, ये सेंटेंस है. तो फर्स्ट वन आप क्या लिखोगे? ये दो का लिखोगे. अभी वन लाइन सेकेंड लाइन, सो डबल है यानी दुहेरी है. और आपको क्या लिखना है? अवतरण. मग तुम्ही काय लिहिणार? दुहेरी अवतरण चिन्ह. और यहाँ पे पॉइंट है, इसे फुल स्टॉप. ये हम आसानी से बोलते हैं, मगर इसे मराठी में पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे लिखना है. यानी ब्रैकेट में पॉइंट्स देने हैं जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी वैसे ही करना है, और उसका नाम दुहेरी अवतरण चिन्ह. सेकंड पैरा, पेज नंबर 13 to 14 पे है. पुण्याहून महाडकडे जाताना, यानी पूना साइड से जब निकलते हैं हम, महाड तक जाते हैं, महाड साइड से जाते हैं. हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे पाहत पाहत. ग्रीनरी देखते ही जाते हैं, या कुछ
विंडमिल भी देखते हैं हम लोग. तर इथे अशा जिगरबाज भटक्यांसाठी कावळ्या किल्ला सज्ज आहे. यानी वहाँ पे जो फोर्ट है उसका नाम है कावळ्या किल्ला. कावळा नाही ळ आणि या. नावे लिहायची आहे. पुण्याहून महाडकडे जाताना पाहत पाहत काय जातो? हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे, ग्रीनरी देखते देखते जाते हैं. सुक्याने प्रवास करतात तो, सुक्याने मीन्स बारिश आई है और हम बिल्कुल ड्राई है, हमारे कपड़े ड्राई है, हम लोग भीगे नहीं हैं. तो कहाँ ओ उसे क्या कहा है? बंद गाडी, फोर व्हीलर में. अंग भिजवत करतात तो प्रवास कोणता है? दोन चाकीवरचा. बारिश आती है इधर उधर से, हम भीग जाते हैं. 1 ते 2 वाक्यात उत्तरे लिहा. पुण्याहून महाडकडे जातानाचा प्रवास कसा होता? हिरव्या हिरव्या यानी पुणे से निकले हैं, महाड़ साइड पे निकल रहे हैं हम. तो ये जो यात्रा है हमारी वो कैसी थी? तीर्थ यात्रा नहीं है, ये हम पिकनिक जैसे जा रहे हैं ना. हिरव्या हिरव्या रंगाचे झाडे पाहत यानी ग्रीनरी देखते हुए. वैसे ही तसेच पावसाळ्यातील टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण यानी बारिश में जो थोड़ा सा क्लाउडीनेस, थोड़ा सा शॉवरिंग जैसे बारिश, वो एंजॉय करते करते इन लोगों की यात्रा शुरू हुई थी. कुंद वातावरण एन्जॉय करत प्रवास सुरू होतो. कृती लिहायची आहे. 2 चाकीवर अंग भिजवत करतानाचा अनुभव. पावसाचे पाणी अंगावर घेत मस्त भिजत, येणाऱ्या वाऱ्याचा आनंद घेत. आता वारा काय फक्त डोक्यालाच का नाही, त्याचा मारा होतो, छातीवर होतो, मागच्या म्हणजे पाठीच्या साईडने होतो. थर्ड वन, आवडती गाणी गुणगुणात शरीर गारठवणारा, मनाला उभारी देणारा यानी जो पसंद है गाने वो भी गाते गाते निकलते हैं. और जब हवा, थोड़ा सा बारिश का शॉवरिंग, तो हमारा जो बॉडी है वो कैसी होती है? थंड लगने लगती है. सेकंड है कृती. पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्या गर्द झाडीतील रोरावत बाहेर येणारे निसर्गाचे विहंग दृश्य, विलोभनीय, हवं हवं असं वाटतं. तो धबधबे है पूरे ओ, जब हिल से बारिश का पानी जब नीचे आता है, फ्लो, तो जब जहाँ जहाँ हम रुकते हैं वहाँ वहाँ ऐसे ऊपर से मस्त बारिश आती हुई दिखाई देते हैं, उसके साथ साथ पानी भी, तो उसे कहते हैं धबधबे. दरीतील हिरवरान, अभी जो एकदम हम लोग डोंगर पे घाट पे हैं, तो घाट से जाते जाते एकदम डर के मारे भी जाते हैं. क्यों? क्योंकि नीचे दरी है, तो वहाँ पे पूरा ग्रीनरी है, साथ साथ ढगाळलेले डोंगर, पूरा क्लाउडी है. ऐसा लगता है कि वो डोंगर जो है वहाँ का हिल जो है, ये है स्टेशन, वो कैसा है? पूरा क्लाउडी हुआ है और बारिश की संतत धार, और बारिश भी आ रही है. मोठमोठाल्या दगड्यांवरून वाहत येणारे पाणी, बड़े बड़े पत्थरों में से फ्लो, पानी का फ्लो आता है. काय ते सांगा. शरीर गारठवणारा व मनाला उभारी देणारा प्रवास, यात्रा. पण तुम्हाला मराठीतच लिहायचं आहे म्हणून प्रवास. घाटात घाट, वरंधा घाट. पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्यागार झाडीतून बाहेर येणारे धबधबे. दरीतील काय? हिरवे रान. ढगाळलेले काय? डोंगर. पावसाची संततधार. मोठ्या दगडावर आसूड मारत धावत खळाळत वाहणारे पाणी. आता आसूड मारत, आता पाणी काय आहे? दगड आहे, दगडावर पाणी ठप 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 पड़ता है, गिर रहा है बारिश का पानी, तो उसे क्या कहा है? आसूड, जैसे कि उसको मार रहे हैं. उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सेम काय ते? घाटातल्या टपऱ्यांवर मिळणारे मेनू. जब हम रास्ते से जाते हैं तो भजी पाव, भजी, वड़े, चाय, ये सब खाते हैं ना, और तब हमें एकदम हाइजीनिक बनने भी नहीं आता है. तो घाटातल्या टपऱ्यांवर मिळणार. अभी आप लोगों ने बहुत सारे यानी हर जगह थोड़ा
यानी एक्सपीरियंस तो आप लोगों ने लिया होगा घाट में से जाते जाते। पश्चिम महाराष्ट्र में तो बहुत सारे होता है। तो जैसे कि सज्जनगढ़ साइड जाते हैं, कास पठार जाते हैं, सातार साइड में जाते हैं, या अ, कोकण ज्योतिबा का जो है उससे कोल्हापुर से होके जब हम लोग जाते हैं तो पूरा घाट ही है। तो वहाँ पे जब टपरी पे भजी वड़े चाय अच्छा लगता है, कॉर्न्स, है ना। जिगरबाज भटक्यांसाठी कोणता किल्ला सुचवलाय? कावळ्या किल्ला। अभी इसका व्याकरण कृति देखते हैं। विशेषण और विशेष्य। विशेष्य यानी जो नाम है, और विशेषण यानी उसके बारे में कहा है। वाफाळलेला, गरमागरम, ढगाळलेले। आता वाफाळलेला काय असतो बरं? चहा। वाव, क्या मस्त लगता है। जैसे कि कोकण साइड में गए ना, वेंगुर्ला वगैरह वो साइड में, तो वहाँ पे फिश और चावल देते हैं, राइस देते हैं। तो जब वो गर्मा गर्म राइस सामने लाते हैं ना, तो ऐसा लगा वाव कितना अच्छा। मगर वहाँ पे जो फिश का सुगंध बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसका आस्वाद लेते हैं, तो ऐसे एकदम ऐसा लगता है बाप रे। तो वाफाळलेला यानी गरमागरम, जिससे बाफ बाहर आ रही है। वाफाळलेला चहा, गरमागरम कांदा भजी, बारिश आ रही है तो कांदा भजी हर घर में होता ही है और टपरी में तो मिलता ही है। ढगाळलेले डोंगर, तो ये सब क्या है? ये है विशेषण है, और ये क्या है? विशेष्य है। नेक्स्ट टाइम यानी एग्ज़ाम में भी यदि आपके पेपर में ये साइड अ में आया और अ की साइड ब में गई तो कंफ्यूज होना नहीं है। तो कैसे कहते हैं? यदि ब वाला साइड ये साइड में है, और तो डोंगर पहले लिखेंगे आप लोग ये साइड का, यानी डोंगर ढगाळलेले, कांदा भजी गरमागरम, चहा वाफाळलेला, ऐसे लिखना है। और मगर विशेषण ये क्या है? नाम के पहले ही, विशेष्य के पहले ही आता है, इसलिए ये इस तरह ही आएगा। थर्ड पॅरा, कावळ्या किल्ला तसा बराच मोठा आहे, तो फोडूनच वरंधा घाटाच्या शेवटचा टप्पा ये तयार केला आहे। यहाँ से लेके यानी 14 पेज ही आएगा। हसता हसता रडवणारा आणि रडत रडत हसवणारा हा ट्रेक एन्जॉय करायचा असेल तर वरंधा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाकं वळवायला हवी, यानी वो साइड से जाना ही है। आता इथे रडता रडता हंसता हंसता एंजॉय भी होता है, और मन में डर सा पैदा होता है जब घाटी में से हम लोग उतरते हैं, जा क्योंकि बाजू में दरी है। एका वाक्यात उत्तर, वरंधा घाटाचा शेवटचा टप्पा कसा तयार केला आहे? मोठा असलेला कावळ्या किल्ला फोडून घाट तयार केला आहे। जैसे कि टनल बनाते हैं ना, इसी तरह। डोंगर माथ्याजवळचा 9 टाक्यांचा समूह कुठे आहे? श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात। सेम क्वेश्चन देखो, श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात का है? यानी दो, यहाँ क्वेश्चन जो है थर्ड में आंसर हो गया। डोंगर माथ्याच्या जवळच्या 9 टाक्यांचा समूह आहे। डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी कशाचे अवशेष दिसतात? कौन से ट्रेडमार्क? तर जोत्याचे आणि ढासळून गेलेल्या बुरुजाचे। जोता मीन्स जो बेस है ना, बिल्डिंग तैयार करने के पहले जो बेस तैयार किया होता है उसे जोता कहते हैं। कारणे लिहा। पायवाटच तशी रंगीली आहे, कारण ओल्या वाटेने परत बारिश आती है, वहाँ का साइड पूरा भीगता है यानी बारिश से गीला हो जाता है। तो उस हिसाब से जब पैदल आते हैं तो मड जो है वो आंग पे गिरता है, या पैरों से चलते चलते नहीं क्या अपने चप्पल को लगती है क्या, तो और उसके साथ साथ वहाँ की मिट्टी हो या, तर ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे रंगतात, कलरफुल हो जाते हैं। वरंधा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाकं वळवायला हवी, कारण हसता हसता रडवणारा आणि रडत रडत हसवणारा हा ट्रेक एन्जॉय। जैसे हम घाट पे चढ़ जाते निकलते, जब अप
पे चले जाते हैं तो वाह अभी क्या, और जब धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं डाउन लेवल पे तो चलो बाबा हो गया ख़त्म, ऐसे आता है ना मन में। अभी ये हो गए फर्स्ट अपने बुक के पैसेज के आंसर। अभी इसका स्वाध्याय लेते हैं। आकृति पूर्ण करा। स्वाध्याय अपना 15 पे है, 14-15 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति पूर्ण करा। पावसाळा सुरू झाल्याच्या लेखकाला जाणवणारा यानी बारिश स्टार्ट हुई है तो कौन सा यानी उनके मन में कौन से उछल पुछल, तो क्या कैसे पता चलता है? सोसाट्याचा वारा, जिसे हम सायक्लोन कहते हैं। पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध, मिट्टी का सुगंध हर तरफ फैला हुआ होता है। पावसाच्या आगमनाचा लेखकाच्या मनावर होणाऱ्या परिणामांचा ओघवता तक्ता तयार करा। पावसाच्या आगमनाने, ये है आंसर, पावसाच्या आगमनाने गतकाळातले क्षण जीवंत होतात। मीन्स जो बचपन में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, वही कि बारिश आई है तो उनके जो एक्सपीरियंस उन्होंने किए हुए हैं वो ताज़ा हो जाता है, डोळ्यासमोर येऊ लागतात। कधी कधी पापण्यांमधून अलगदपणे वाहूनही जातात। क्यों? क्योंकि यादें जब आती हैं तो आँख में से पाणी आने लगता है। मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता ते कळत नाही, क्योंकि बारिश आती है, आँख में से भी आंसू निकल रहे हैं और बारिश का भी पानी आ रहा है। इसलिए मग डोळ्यातलं पाणी कोणतं आणि बाहेरचं पाणी कोणतं हे लक्षात येत नाही। खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करायचा आहे आपल्याला। मग आता हा कसा आहे तर इसे क्यों ऐसा जिगरबाज भटके क्यों कहा गया है? फर्स्ट वन, निसर्गाचे सुंदर विलोभनीय दृश्य डोळ्यात साठवण्यासारखी वरंदा घाटासारखी दुसरी जागा नाही, याने वरंदा घाटही मेन आहे। असे ज्यांना वाटतं, तसेच थोडी मस्ती करत भिजावंसं ज्यांना वाटतं, या घाटात पायी पायी फिरण्याची ज्यांना इच्छा होते, थोडं डेअरिंग करावं त्यांना जिगरबाज स्टंटबाजी करना है, वैसे उन्हें जिगरबाज बोला है। यानी जो लोग घाटियों में घूमते हैं, जिन्हें कुछ स्टंट करना है, भीगना है, पैदल जाना है, जो मिला है वो खाना है, हाँ, ऐसे लोग ही एंजॉय कर सकते हैं। रंगीली पायवाट, अनेक वर्ष जुने काळ्याशार पाषाणात खोदलेली पाण्याची टाकी आहे, पाणी की टंकी आहे वहाँ पे। अनेक वर्षापासून अनेकांची तहान भागवणारी ही टाकी, यानी प्यास लगती है तो वही का ही पानी पीते हैं। तिच्या पाण्यामुळे परतीच्या अभी उसका पानी नीचे आता है रास्ते पे, जब रिटर्न जाते हैं तब पूरे कपड़े भीग जाते हैं और वो कलरफुल हो जाते हैं। इसलिए तिच्या पाण्यामुळे परतीच्या प्रवासात ओल्या वाटेने जाताना अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात, म्हणून रंगीली पायवाट। डोंगराची सोंड, वरंधा घाटाच्या उत्तरेला पसरलेल्या डोंगराचे बरेच भाग, यानी उसका पार्ट्स हुआ होगा, कुछ टूटा हुआ होगा, यानी हम बोलते हैं दरड़ कोसळली, तो एक एक पार्ट ऐसे होते हैं, तो उसका सुड़ का मीन्स ऐसे हाथी के दांत जैसे दिखाई देते होंगे, इसलिए उसे डोंगराची सोंड असं म्हणतात। बहुत बच्चे यदि तिरुपति गए हैं आप लोगों में से कोई, तो आपको ऐसे वहाँ का गाइड बताता है कि देखो कैसे बालाजी जैसे ही दिखाई देता है, वो हाथी के सोंड जैसे ही दिखाई देता है, तो याद आया होगा। तो इस हिसाब से देखो। और ये जो जिगरबाज भटके, रंगीली पायवाट, डोंगराची सोंड, इसका मीनिंग यदि बताए हैं तो आपको प्रवास वर्णन आएगा ऐसे, या उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स लोगों को आपने जहाँ पिकनिक एंजॉय किया है उसका वर्णन लिखना आएगा, तो आप इसका ही रेफरेंस ले सकते हो, मगर वो लेखक के वर्ड्स में नहीं, आपके वर्ड्स में चाहिए। उसके साथ साथ लास्ट में है तुमच्या शब्दात माहिती लिहा, कावळ्या किल्ला, और बहुत कुछ और 2-3
दिए हुए हैं, तो इसका जो जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया है उस हिसाब से ही आपको लिखना है, लेसन के हिसाब से। तो कावळ्या किल्ला है, पहिला है वरंधा घाटातील निसर्गाचे विहंगम दृश्य तुमच्या शब्दात वर्णन करा। तो मैंने जो पैसेज के हिसाब से वन लाइन सेंटेंस दिए है फिलहाल, तो उसका ही एक साथ लिखो। भले ही मुझे मैसेज भेजो कि इसका आंसर यही है ना, तो मैं हाँ बोल दूंगी। ओके, तो खाली मैंने कावळ्या किल्ला का ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। घाटात घाट वरंदा घाट या प्रवास वर्णनपर पाठाचे लेखक महेश तेंडुलकर आहेत। या पाठात वरंदा घाटासोबत कावळ्या किल्ल्याचे वर्णन लेखकाने, क्योंकि वरंदा घाट में ये कावळ्या किल्ला का बताया है। ज्यांना पावसात भिजायला आवडते, पाय मोकळे करायला आवडतात, काहीतरी स्टंट करावंसं वाटतं, अशा फिरणाऱ्यांसाठी, यानी ये तो अभी देखो इतना सारा हमारा क्वेश्चंस आ गए हैं, तो आपको लर्निंग हो गया होगा, यानी जो मिला वो खा लेना। प्रवास करणाऱ्यांसाठी, फिरणाऱ्यांसाठी कावळ्या किल्ला सज्ज है, यानी वो लोग इस फोर्ट पे जा सकते हैं। अभी आप लोग अलीबाग गए हो तो वहाँ पे फोर्ट पे जाने के लिए समुंदर से जाना पड़ता है ना, पूरा भरती ओहोटी जो है उस हिसाब से वहाँ से निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे फोर्ट के बारे में है। तो किल्ला सज्ज आहे, वरंदा घाटाचा शेवटचा टप्पा हा किल्ला आहे, यानी लास्ट पॉइंट। हा कसा की हा किल्ला फोडून तयार केलेला आहे। तिथे श्री वाघजाई देवीचे मंदिर आहे। वरंदा घाट में कौन से देवी का मंदिर है? वाघजाई मंदिर। मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ टाक्यांचा समूह आहे, यानी बहुत सारे 9 टंकी पानी की वहाँ पे है। 9 टंकी यानी 9, नहीं तो उसका अलग अर्थ मत दे लेना। हा परिसर कावळ्या किल्ल्याचा एक भाग है, एक पार्ट से वहाँ का। ओल्या वाटेने परत जाताना, यानी भीगे हुए रास्ते से जाते जाते अंगावरचे कपडे रंगीली पायवाट असल्यामुळे रंगून, यानी कलरफुल हो जाते हैं कपडे। डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी जोत्याचे अवशेष आणि ढासळलेले बुरुज दिसून येतात। किल्ले के ऊपर में ऐसे ना, आप लोग दिवाली आई है अभी, तो दिवाली में फोर्ट बनाते हो, तो आप इस हिसाब से ऊपर में ऐसे गोल या ऐसे कुछ बुरुज जैसे बनाते हो ना, असे वर्णन केलेले आहे। जोत्याचे अवशेष आणि ढासळलेल्या बुरुज दिसून येतो। आता पुन्हा विशेष्य आणि विशेषणांच्या योग्य जोड्या। आता बघा, विहंगम गरमागरम, घोंगावणारा, काळा आशार, अरुंद। विशेष्य वारा, पाषाण, पायवाट, दृश्य, कांदा भजी। मग विहंगम काय असतं बरं? दृश्य, हवं हवंसं वाटाणा। गरमागरम कांदा भजी। घोंगावणारा वारा, कोण आहे? वारा आहे। काळाशार पाषाण म्हणजे दगड, स्टोन बड़ा वाला। अरुंद पायवाट, जहाँ से हम जाते हैं, अभी एक आधे खेत में हम निकल गए तो उन्हें मेन रोड होता है क्या? ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे रास्ते से हमें निकलना पड़ता है। उसके साथ साथ खालील वाक्यातील शब्दयोगी, अभी एक विशेषण और विषय का मैच द फॉलोइंग हो गया। अभी शब्दयोगी अवयव को हमें फाइंड करना है। ये अपने टेक्स्चुअल ही है, पेज नंबर 15 का। पुण्याहून महाडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हिरवी झाडे आहेत। फर्स्ट वन मैंने बोला था की शब्दाला जोडून येणाऱ्या शब्दाला शब्दयोगी अवयव, म्हणजे पहा तिन्ही ठिकाणी शब्द शब्द शब्द। महाड हे गाव एकच आहे, पण याला कोणता शब्द लागलाय? कडे। मग काय लिहिणार इथे? महाड कडे शब्दयोगी अव्यय, रस्त्यावर शब्दयोगी अव्यय। आणि हा आहे विभक्ती प्रत्यय, पण जेव्हा तुम्हाला असं होऊनही हा शब्द लिहिला तरीही मार्क्स मिळणार आहे, कारण तो पुण्या या शब्दाला लागून आलेला आहे। चमचमीत मेनू, मजबूत चाटायला वरंदा घाटातल्या, म्हणजे बघा, चमचमीत मेनू, मजबूत चापायला। हा इथे चापायला म्हणजे मस्तपैकी खाणे बरं।
हे शब्द आहेत. हम एकदम पेट भरके काय करून ऐसा चापला ना मी, मस्त लाल रस्सा. तुम्हाला कोल्हापूरचा माहिती असेल ना, रस्स्यांचे 2 प्रकार. असा मस्त खाल्ला. नंतर नागपूर साईडच्या लोकांना तर्री पोहे, ती तर्री मस्त चापली असं म्हणता की नाही. चमचमीत मेनू, मस्त मजबूत चापायला वरंधा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दुसरी जागा नाही. मग इथे शब्दयोगी अव्यय काय आहे? टपरी. टपऱ्यांसारखी दुसरी जागा नाही. आता हे टपरी आहे, मग टपऱ्या कसं झालं आहे? तर एक लक्षात घ्या, मूळ शब्द. मूळ शब्द काय असेल बरं? टपरी. मग आता याला सामान्य रूप द्यायचं आहे. सामान्य रूप द्यायचं आहे. मग ते टपरी सारखी असं म्हणू का आपण? ते एखाद्या वाक्यांना योग्य आहे. पण टपऱ्यांसारखी म्हणून याचं सामान्य नाम काय झालं? टपऱ्या. म्हणजे सामान्य रूप लिहिताना तुम्ही असंच लिहायचं आहे. म्हणजे हा सारखी काढलं की मूळ शब्द टपरी, सामान्य रूप टपऱ्या. इथे सुद्धाही तसंच आहे. पुण्याहून, मग हून बाजूला केलं, मग पुणे मूळ शब्द आणि पुण्या हे सामान्य रूप असं लिहायचं. आता पुढे पुढे तुम्हाला येणार आहे. जिगरबाज भटक्यांसाठी कावळ्या किल्ला सज्ज आहे. हो ना. आज बरंच हे झालेलं आहे. किल्ला सज्ज आहे भटक्यांसाठी. बघा, साठी शब्दयोगी अव्यय. आता इथे म्हणूनच मी म्हटलं की हून हा शब्द जरी तुम्ही लिहिला, पण जिथे जिथे आहे ते पुण्याहून महाडकडे रस्त्यावर असे लिहिले तरी मार्क्स मिळणार आहे. सो डाऊट असेल तर मेसेज करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.